मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, जिला राजसमंद। प्रिय छात्रों, इस व्याख्यान के माध्यम से आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के एक अध्याय जिसका नाम सम्राट समुद्रगुप्त है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। हम इस व्याख्यान के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि समुद्रगुप्त ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का निर्माण किया। लगभग 50 वर्ष के शासनकाल में समुद्रगुप्त ने किन किन क्षेत्रों को विजित किया और उन्हें अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया। हम ये भली भांति जानते हैं कि समुद्रगुप्त भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रसिद्ध विजेता शासकों में से एक है। अगर हम उसे नंबर 1 की उपाधि भी दें विजेताओं में, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसने न केवल उत्तरी भारत, जिसे आर्यावर्त कहा जाता है, अपितु दक्षिणापथ के भी जो 12 बड़े राज्य थे, उन राज्यों को अपने तलवार के बल पर या अपनी सैनिक योग्यता के बल पर अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। और इसके साथ ही समुद्रगुप्त ने आठविक जो राज्य थे, जिनका उल्लेख करते हुए इतिहासकार 5 आठविक राज्यों का नाम बताते हैं और उसके साथ आदि जोड़ते हैं, तो इन सारे क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करते हैं समुद्रगुप्त। और संभवतः इन जो विजय इन्होंने की हैं, समुद्रगुप्त ने जो विजय की हैं, उन विजयों के आधार पर ही समुद्रगुप्त को भारत में नेपोलियन की से तुलना की गई है। उन्हें कहा गया है कि ये भारतीय नेपोलियन है। हालांकि नेपोलियन इनके बहुत बाद में होते हैं, तो होना तो ये चाहिए कि फ्रांस में लोग ये कहें कि भाई ये फ्रेंच समुद्रगुप्त है। लेकिन अब एक तरीका है चीज़ों को समझने का, चीज़ों को समझाने का, तो क्योंकि नेपोलियन संभवतः आज के डेट में, आज के समय में बड़ा प्रचलित नाम है, तो इस कारण से शायद समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती होगी। तो जब हम बात करते हैं आठविक राज्यों के विजय की, तो उत्तरी भारत के जो राज्य हैं, जैसे आर्यावर्त में रुद्रदेव है, मतील हैं, नागदत्त हैं, चंद्रसेन है, चंद्रवर्मन है, गणपति नाग हैं, नागसेन है, नंदिन है, अच्युत हैं और असम के बलवर्मा। तो इन सब को समुद्रगुप्त अपने सैन्य अभियान के द्वारा अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं और इन 9 राज्यों को प्रसाभोदरण अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसकी जो नीति थी समुद्रगुप्त की, ये इसे कहते हैं कि भाई ये समय की मांग है। और इस विजय के बाद
समुद्रगुप्त आर्यव्रत के चक्रवर्ती सम्राट बन जाते हैं, चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। लेकिन अधिकांश इतिहासकारों ने यह बताया कि ये जो युद्ध लड़े समुद्रगुप्त ने वो सुरक्षात्मक थे, अपने साम्राज्य की सुरक्षा हेतु वो संघर्ष में गए। इसी तरीके से समुद्रगुप्त आठविक राज्यों को अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। जब दक्षिण की तरफ अभियान करना चाहते हैं समुद्रगुप्त, तो रास्ते में आठविक राज्य उसे पड़ते हैं। और ये जो आठविक राज्य हैं, इनमें कितने लोगों को वो पराजित करते हैं, इसका सही उल्लेख प्राप्त नहीं होता, बस अनुमान ही लगाया जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि इन राज्यों की संख्या 18 थी। जो आठविक राज्य हैं, इन राज्यों की संख्या 18 थी। और ये जो राज्य हैं, ये वाकाटकों के मांडलिक राज्य थे। अतः इन राज्यों का उन्मूलन करना समुद्रगुप्त की कूटनीति का भी एक हिस्सा था। उसे वाकाटकों की जो शक्ति है उसके साथ खतरा था, और आठविक नरेशों को परास्त कर उसने राजनीतिक भाषा में वाकाटकों को संदेश दे दिया था। और जो आठविक राज्य थे उनसे उन्हें पराजित करके उनके साथ एक विशेष संबंध स्थापित कर समुद्रगुप्त ने दूरदर्शिता का काम किया था। तो आठविक राज्यों की विजय के पश्चात जो समुद्रगुप्त है वो दक्षिण का अभियान करता है, और दक्षिण में जो 12 राज्य हैं उन राज्यों को हस्तगत करने का प्रयास करता है। गंगा के मैदान और दोआब में अपनी विजय पताका फहराने के पश्चात आठविक राज्यों को अपना अनुयायी बनाने के पश्चात समुद्रगुप्त दक्षिण की तरफ अभियान करता है। और इस समय तक ये बात उल्लेखनीय है कि समुद्रगुप्त ने अपनी शक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर ली थी, और इसी कारण समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान का जो वर्णन है वो हमें प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होता है, और इसके अनुसार प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने लिखा है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में उसे 12 नरेशों को परास्त करना पड़ा था। और इसमें जो दक्षिण अभियान का संक्षिप्त विवरण है वो इस तरीके से है। कौशल का महेंद्र, यहाँ कौशल से जो तात्पर्य है वो दक्षिण कौशल से है। इसमें बिलासपुर, रायपुर और संभलपुर ये जिले सम्मिलित थे, और इनकी राजधानी थी श्रीपुर। और आधुनिक छत्तीसगढ़ में हम इसे स्थित पाते हैं, और वर्तमान में सीपुर के नाम से ये जाना जाता है। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र दक्षिण का सिंह द्वार कहा जा सकता है, जिसे कौशल प्रांत कहते हैं। तो इसे समुद्रगुप्त हस्तगत करता है। इसके बाद महाकांतार का व्याघ्रराज,
J.F. फ्लीट तथा दिनेश चंद सरकार ने व्याघ्र राज की जो पहचान है वो व्याघ्रदेव से की है। ये वाकाटक नरेश पृथ्वीशेन का एक सामंत था। उसके दो अभिलेख प्राप्त होते हैं। डॉक्टर उदयनारायण राय का तो मानना है कि प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित महाकांतार संभलपुर के समीप कहीं उड़ीसा क्षेत्र में स्थित है। जो वर्तमान उड़ीसा है उस क्षेत्र में ये स्थित है। और इसीलिए इस विजय के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने अपनी जो मुद्राएं चलाई थी, जो सिक्के चलाए थे, उस पे व्याघ्र पराक्रम अंकित कराया। तो संभवतया महाकांतार की विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने ये इस प्रकार के सिक्के चलवाए या छपवाए, वो ढलवाए थे। फिर कोराल का मंटराज। डॉक्टर एलन ने कोराल को वर्तमान कोलेरू झील के समीप का प्रदेश बताया है। डॉक्टर राय चौधरी कोराल को गंजाम और कोलाद नामक स्थान से जोड़ते हैं, जबकि वासुदेव उपाध्याय इसे केरल का दूसरा नाम बताते हैं। तो इस प्रकार ये जो क्षेत्र है, कोराल का जो मंटराज है, ये एकदम सुदूर दक्षिण में का राज्य है। और अब इस राज्य के हस्तगत करने के उपरांत ये पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त है उसका जो साम्राज्य था वो कितने विशाल भूभाग पर था। और संभवतया गुप्त साम्राज्य को महान बनाने में समुद्रगुप्त की इन विजयों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिष्टीपुर का महेंद्रगिरी, इस स्थान का समीकरण इतिहासकार आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में स्थित मीठापुरम के साथ करते हैं। यह स्थान वर्तमान गोदावरी जिले का पीठापुरम था और इसे हम ये कह सकते हैं कि जो गोदावरी तट का जो क्षेत्र है, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे हस्तगत करके समुद्रगुप्त ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी। फिर दूसरा है कोट्टूर का स्वामी दत्त। ये जुबेर डुब्रुइल महोदय ने इसकी जो पहचान है वो गंजाम जिले में स्थित वर्तमान कोट्टूर के साथ की है। ये भी आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा है। डॉक्टर वासुदेव उपाध्याय का मानना है कि स्वामी दत्त केवल कोट्टूर का ही राजा नहीं था, वरन पिष्टपुर और महेंद्रगिरी को भी का भी राजा था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दक्षिण के एक बड़े हिस्से को समुद्रगुप्त अपने अधीन करता है। फिर एरंडपल का जो दमन है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसकी जो पहचान है वो फ्लीट नामक इतिहासकार ने खानदेश में स्थित एरंडोल से की है। और इसका जो समीकरण है वो वर्तमान उड़ीसा के समुद्र तट पे स्थित एरंडपल्ली से जोड़ा जाता है। तो हम यहाँ भी देखते हैं कि किस तरीके से जो दक्षिण पूर्व का हिस्सा है और जो दक्षिण पश्चिम का समुद्र तट है, उन दोनों हिस्सों को समुद्रगुप्त हस्तगत कर लेता है। इसी तरीके से कांची का विष्णुगोप, ये पल्लवों की राजधानी थी और इसका समीकरण वर्तमान कांचीवरम से किया जाता है। गुप्त काल में यह नगरी पल्लव स्थापत्य कला के कारण भी बहुत ज़्यादा विख्यात थी
प्रसिद्ध थी। विष्णुगुप्त को पल्लव सम्राट के रूप में स्वीकार किया जाता था और दक्षिणापथ के राज्यों में जो कांचीवरम का राज्य है, कांचीपुरम का जो राज्य है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और एक बड़ी ताकत रखता था। इसे हस्तगत करना समुद्रगुप्त की ख्याति में उत्तरोत्तर वृद्धि करने में ये बहुत सहायक होता है। उसी तरीके से जो अवमुक्त का नीलराज, यहाँ ये जो स्थान है इसकी सही सही पहचान नहीं हो पाती है और अभी तक जो नीलराज है इसके वंश का भी पता नहीं चल सका है। डॉक्टर हेमचंद चौधरी, राय चौधरी के मतानुसार इसका जो सामंजस्य है या इसका जो समीकरण है वो अविमुक्त क्षेत्र से किया जा सकता है और ये क्षेत्र गोदावरी नदी के तट पर स्थित था और उस काल में, समुद्रगुप्त के काल में, हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता था, क्योंकि पुराणों में इस स्थान की का जो विवरण है, जो या वर्णन है, वो आता है और नीलराज यहाँ का राजा होता है। तो उसी तरीके से वेंगी का जो हस्तिवर्मन है, ये इसकी जो पहचान है वेंगी से की जाती है आधुनिक, जो कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन में है और आधुनिक एलोरा के समीप स्थित है। इसका शासक प्रसिद्ध हस्तिवर्मन था और इसे अपने साम्राज्य, इस राज्य को, इस क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाकर समुद्रगुप्त ने बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी। उसी तरीके से पालक का उग्रसेन, इस स्थान का जो समीकरण है, सामंजस्य है, वो पलक्कड़ के साथ किया जाता है। केरल का एक हिस्सा है पलक्कड़, उससे किया जाता है और एलन के अनुसार ये नालौर जिले में स्थित है और यहाँ भी पल्लव राज्य था। ये जो क्षेत्र है वो पल्लव राज्य था या पल्लवों के अधीन था। डॉक्टर केपी जायसवाल पलक्कड़ और पालक को एक ही मानते हैं। तो यहाँ क्षेत्रों को लेकर हो सकता है विद्वानों में मतभेद हो या जो समीकरण है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग नामों से पहचानते हों या पुकारते हों। इसी तरीके से देवराष्ट्र के कुबेर, देवराष्ट्र का जो समीकरण है वो विशाखापत्तनम से किया जाता है। तो वर्तमान का जो विशाखापत्तनम है उससे किया जाता है और डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी व रमेश चंद मजूमदार ने भी इस राज्य को विशाखापत्तनम के नाम से जानने में अपनी सहमति प्रदान की थी और यहाँ का जो कुबेर थे उनको समुद्रगुप्त ने अपना करद घोषित किया था, करद बना लिया था। और उसी तरीके से कोस्थलपुर का धनंजय, ये जो स्थान है, इस स्थान की पहचान अर्काट में स्थित आधुनिक कुंतलपुर से की जाती है और इसे कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये वो स्थल है जो वर्तमान में द्वारिका है या द्वारिकापुरी का ही जो दूसरा नाम है वो कुंतलपुर है। डॉक्टर आयंगर का ये मानना है कि कुस्थलपुर से तात्पर्य कुश स्थली नदी के जो पार्श्ववर्ती क्षेत्र हैं उनसे है। तो कुल मिला के तथ्य ये है कि दक्षिण में 12 राज्यों की विजय समुद्रगुप्त करते हैं और इन विजयों के उपरांत
समुद्रगुप्त की जो अ, अ, का जो आभा मंडल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो दक्षिणापथ की विजय है वो बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है समुद्रगुप्त की। इस व्याख्यान में यहीं तक। धन्यवाद।